Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, as you remember that we were reading the new chapter, Rational Numbers, and in this chapter, I gave you some homework, and the homework was that you have to solve or write these examples in your fair copy. This was your like you had to write these examples on your fair copy till example number 7, and some of you have submitted your homework, and that's very good. ठीक है, बट अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक कोई सबमिशन नहीं हुआ है. ठीक है, नॉट अ बिग डील, बट आई वांट टू डू वन थिंग कि क्योंकि इसमें सारे के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल थे, सो आई एम एग्जैक्टली अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ में आया है तब आपने इसको सॉल्व किया है या फिर बस खाली कॉपी कर दिया है. ठीक है, so keeping this in my mind, I am going to explain each and every example, not all the questions but important questions. मतलब जैसे अगर इसमें 3 questions है तो मैं कुछ important इसमें से जो भी होगा मैं बता देता हूँ. ठीक है, so let's start. So if I talk about this first example, the example says find 4 rational numbers equivalent to each of the rational numbers. क्लियर, हमें हर एग्जाम्पल में पार्ट में ये करना है कि उसका 4 रैशनल नंबर बताना है ऐसा जो कि इससे इक्विवेलेंट हो. ठीक है, तो अभी जस्ट हमने इक्विवेलेंट का केस पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया रैशनल नंबर बनता है वो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनता है. इज इट? तो इसी तरीके से 3/4 है. ठीक है ना, तो जब इस 3/4 में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 3/4 हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नया फ्रैक्शन आ गया, नया रैशनल नंबर आ गया 6/8. तो ये इक्विवेलेंट है ये जो है वो इक्विवेलेंट है. सिमिलरली जैसे यहाँ पे देखो फिर 3 से किया है, 4 से किया है, 5 से किया है, लेकिन ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है. जैसे मान लो मैंने कर दिया, लेट्स से क्वेश्चन है 3/4 है ना, हमने क्या किया 3 × 11 कर दिया और 4 × 11 कर दिया, कितना आ गया 33/44. मतलब कि इस क्वेश्चन में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, एनी 5 रैशनल नंबर बोल रहा है जो कि गिवन 3/4 की इक्विवेलेंट हो. तो इक्विवेलेंट हो तो आप कुछ भी से कोई भी सेम नंबर उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, प्रोवाइडेड वो पी और क्यू के फॉर्म बना के ला के दे और इंटीजर हो, राइट, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 दे. ये सारी चीज़ें आई होप कि समझ में आ गई होंगी. फिर इंडिविजुअली देखो सबको लिख दिया है इसने, 3/6, 6/8, 9/12, 12/16, 15/20. Thus 4 rational numbers equivalent to 3/4 and 6/8, 3/2 are 3/4 are 6/8, 9/12, 12/16 and 15/20. ठीक है, सेम चीज़ है इस वाले एग्जाम्पल में भी 5/-7 में. सो 5/-7 में देखो क्या हुआ, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से. और मल्टीप्लाई जब भी करेंगे दोनों साइड, दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. ठीक है ना. चलो, तो अब ये 5/-7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपके सामने जो मैंने भी अंडरलाइन किया. ठीक, सिमिलरली -8/3 का भी हो जाएगा, तो ऐसा कोई समझने वाली मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होगी. फिर भी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है. अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक लिखा हुआ सो ज़्यादा देख लेते हैं इसको. if the denominator of a rational number is negative, then we multiply its numerator and denominator by -1 to get an equivalent rational number with positive denominator. ठीक है, ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो न्यूमरेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है वो हम लोग हमेशा क्या रखें, पॉजिटिव रखें. ठीक है, डिनोमिनेटर हम लोग हमेशा क्या रखें, पॉजिटिव रखें. हाँ, किसी क्वेश्चंस में कहेगा कि हमें डिनोमिनेटर नेगेटिव चाहिए, सो वी विल चेंज अकॉर्डिंगली, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस
आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखोगे, हाँ वो मल्टीप्लाई करके आप न्यूमरेटर को भले ही नेगेटिव बना दो न्यूमरेटर को भले ही आप नेगेटिव बना दो, ठीक है। सो ये कह रहा है कि अगर हमको इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, यानी अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आता है विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि यह 3/-8 है। तो अब अगर हमें डिनोमिनेटर से अगर माइनस हटाना है तो 3/-8 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो ये तो -1 कैंसिल हो गया, ये मैंने पहले सिखा रखा है कि सेम नंबर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, फाइनल वैल्यू में उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन के चला आता है। तो अब जो इसकी वैल्यू है क्या आ गई, 3 × -1 यानी -3 और -8 × -1 यानी कि +8, ठीक है। तो अब जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया, क्यों? क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर मिला +8 वो एक पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। सेम प्रोसेस 7/-12 में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं -5/2 -5/-2। तो -5/-2 को जैसे हमने देखा तो हमने कहा कि भाई देखो डिनोमिनेटर में तो माइनस है ही है, सो अगर डिनोमिनेटर में माइनस है देन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद -1। सो फाइनली विल गेट +5/+2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो ये आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखो सेम चीज़ है, नेक्स्ट इसमें देखने वाली कुछ बात ही नहीं है। -13/-8 है, तो अपने क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से और आ जाएगा 13/8, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहता है एक्सप्रेस -5/13 एज अ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर। अब हमें यहाँ न्यूमरेटर पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पे अभी न्यूमरेटर है क्या, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स आंसर आएगा +5/-13, ठीक है ना। कहता है -4/7 एज ए रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -12 पहला और सेकेंड है न्यूमरेटर विद =20। देखो इस चीज़ को समझो थोड़ा सा पहले, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है 3/7, मैं भी क्वेश्चन में नहीं बता, मैं अलग से बता रहा हूँ। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस नंबर को क्या 21/49 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो आप थोड़ा सोचोगे सर पता नहीं लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कैसे हम बताएं। तो आप ऐसे सोचो कि 3 में अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया सो कैन वी गेट 21, और उसी तरीके से हमने 7 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैन वी गेट 49? बोलिए। यस ऑफ कोर्स वी कैन गेट। मतलब ये हो गया कि अगर हमने 3/7 में मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से, तो जो हमें वैल्यू मिली वो क्या मिली, 21/49। अब ये जो दोनों फ्रैक्शन है ये आपस में क्या है, ये आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इज इट। नाउ अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको शुरू किया था, ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक, बस इतनी समझो बात। क्वेश्चन में कहा कि 3/7 एक रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर में हमें कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ ऐसा इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालिए जिसमें कि इसका न्यूमरेटर जो 3 है फिलहाल वो 21 हो जाए। तो देखो न्यूमरेटर में जो भी चेंजेस करने होते हैं आपको ये देखना है कौन सा न्यूमरेटर बनाना है, ठीक, और कौन सा न्यूमरेटर दिया है। क्लियर? फिर से देखो, जो न्यूमरेटर
आपको मेक करना है या चेंज करना है वो डिनोमिनेटर अपॉन जो गिवन है, जो गिवन है। तो आप कहोगे सर अभी जो आप क्वेश्चन जिसका डिस्कस कर रहे हो अपने तरफ से, तो उसमें क्योंकि क्वेश्चन है 3/7 और न्यूमरेटर बनाना है 21, तो न्यूमरेटर क्या बनाना है 21 और गिवन क्या है 3। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 3 7 ज़ा 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21 हो गया। सो यहाँ ये पता चला कि जो 7 आ रहा है वो 7 क्या है, वो 7 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये हो गया कि अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो 3/7 में क्वेश्चन में था कि हमें न्यूमरेटर 21 चाहिए। उसके लिए क्या किया हमने, 7 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और 7 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, और फाइनल आंसर आ गया 21 अपॉन 49। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आप सबको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे -4/7 है और न्यूमरेटर क्या मांग रहा है -12। आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए मेक अपॉन गिवन। तो आपको सर मेक करना है -12, मेक करना है -12 और गिवन क्या है, अच्छा उसको क्लियरली लिख देता हूँ, मेक अपॉन गिवन। तो मेक क्या करना है -12, गिवन क्या है -4। साफ साफ पता चलता है कि वैल्यू क्या आ रही है 3। जो 3 आ रही है वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अच्छा, अब ये जो मेक अपॉन गिवन है इसको आप m/g भी कह सकते हो, m/g भी कह सकते हो। मेक अपॉन जी, क्या बनाना है और क्या गिवन है, मेक अपॉन गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया 3 आ गया, और उसी 3 से देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आ गया -12/21। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है -4/7 जो क्वेश्चन चला आ रहा है, उसी में हमको न्यूमरेटर क्या चाहिए 20 चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, m/g। मेक क्या करना है न्यूमरेटर 20, न्यूमरेटर गिवन क्या है -4, मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आया -5। कोई दिक्कत? और इसी -5 से देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिए हैं दो, बोथ साइड, बोथ पोर्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। So here we get the final answer, that is 20 upon -35. I hope कि you all will be able to understand this question. Clear? Moving forward, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें है -3/8 और इसके डिनोमिनेटर में अब देखो चेंजेस करने हैं। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर को बनाना है 32 और एक बार डिनोमिनेटर को बनाना है -40। जो भी वो कहेगा, हो सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी क्वेश्चन में दोनों कह दे, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो अब अगर हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो फिर से पुराना ही फॉर्मूला है, मेक अपॉन गिवन। ठीक, मेक डिनोमिनेटर को बनाना क्या है 32, डिनोमिनेटर गिवन क्या है 8 है ना, 8, तो 8 से डिवाइड किए कितना आ गया 4 आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, एंड हेयर फाइनली विल गेट द आंसर -12/32। Moreover, if I talk about this next part, denominator is equal to -40, so I leave this question to you, that please solve it by yourself, because you all are able to understand what I teach right now. ठीक है, so here in this question
in this example 6, express minus 36 by 48 as a rational number with denominator 4, as a rational number with denominator 4. ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है. इसके पहले वाला जो क्वेश्चन जस्ट हमने भी किया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है. सो कैन यू टेल मी द डिफरेंस, कैन यू टेल मी द डिफरेंस इन दीज टू क्वेश्चंस? यस, देखो बच्चों डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो गिवन डिनोमिनेटर 8 है और जो बनाना है, हम कहते हैं कि देखो ऐसे देखो, जी गिवन हो गया, गिवन डिनोमिनेटर एक मैंने अंडरलाइन खींची, और ये आपका मेक वाला डिनोमिनेटर हो गया. अभी बात किसकी हो रही है? आप किसी की भी ले लो, डिनोमिनेटर भी के लिए भी ये रूल वैलिड है और न्यूमरेटर के लिए भी ये बात वैलिड है ना? ठीक. तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जहाँ पे -3/8 का पार्ट है यहाँ पे जो गिवन डिनोमिनेटर है वो 8 है, राइट. जो डिनोमिनेटर बनाना है वो क्या बनाना है? 32 बनाना है. तो फ्रेंड्स आंसर दिस टू मी, स्टूडेंट्स आंसर दिस टू मी कि क्या g लेस देन m है कि नहीं है? क्या g लेस देन m है कि नहीं है? ठीक है, कहोगे सर बिल्कुल है ना. तो बच्चों देखो, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाते हैं, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाते हैं, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, माइनस साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. जब हम नंबर्स की बात करेंगे 20, 30, 40, हम ये नहीं कहते -20, -30, -40. जैसे देखा जाए तो 10 जो है वो बड़ा है -20 से, -20 छोटा है और 10 बड़ा है. लेकिन अगर हम केवल नंबर की बात करेंगे तो एज अ नंबर अगर देखोगे तो 10 छोटा है, 20 बड़ा है. तो अभी हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे माइनस साइन की, अभी हम बात करेंगे एज अ डिजिट की, एज अ नंबर की. वो जो नंबर है वो नंबर एक बड़ा नंबर है कि नहीं है. साइन अभी छोड़ दो कुछ देर के लिए, ठीक है. तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल, जी छोटा है, 8 है, और जो जी मतलब जो गिवन है और जो मेक करना है 32 वो बड़ा है. तो जब आपको किसी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाना होता है तो आप क्या करते हो बच्चों? आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना. मैं कहता हूँ कि आपको 2 को कैसे भी करके 8 बनाना है, तो आप क्या करोगे? कहोगे सर हम जो है 6 जोड़ देंगे. तो मैंने कहा नहीं, जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना है. तो पूछोगे सर फिर कैसे करें? मैंने कहा कि बच्चों या तो आप ऐड कर, या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो. आपको 2 को किसी भी तरीके से 8 बनाना है, और आपके पास वो जो दो तरीका ऑप्शन में है वो है या तो मल्टीप्लिकेशन से या तो डिवीजन से. तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से करना है तो व्हाट वी विल डू कि हम लोग 2 का अगर मल्टीप्लाई 4 से कर दें तो विल गेट 8, ठीक है. इसी का देखो रिवर्स, अगर मैंने कहा देखो नंबर 8 है और हमें इसको कितना बनाना है? 2 बनाना है. तो कहोगे सर अच्छा 8 को 2 बनाना है तो एक काम करते हैं -6 करते हैं. फिर मैं कहूँगा नहीं, माइनस नहीं करना है, या तो मल्टीप्लाई करके करो या तो डिवाइड करके करो. तो आप कहोगे ओके, अगर डिवाइड करना है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई अगर 4 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, ठीक है ना. तो ये पता चला कि बड़े नंबर से छोटे नंबर पे अगर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. और अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नहीं, ठीक. तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने आपसे पूछा, मैं फॉर्मूला देखो क्या था, m/g वाला फॉर्मूला चल रहा था, राइट. m/g वाला फॉर्मूला चल रहा था अभी तक. तो यहाँ पे मेक में तो 4 आ गया, और मेक के बाद फिर आपका जो गिवन है वो क्या आ गया? 48 आ गया. तो यहाँ तो एक समस्या आ गई, यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम आ गई ना. प्रॉब्लम ये आ गई कि अब इसको 1/12 आ गया, फिर कैसे करेंगे? तो देखो उसको कैसे करेंगे. when you find make greater than given, ठीक है. तो आप क्या करते हो, और इसको बच्चा प्रॉपर कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ. जब आपको ये पता चले कि जो मेक
करना है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, अगर वो वैल्यू जी से बड़ी है, यहाँ वैल्यू बड़ी होने का मतलब नेगेटिव साइन के साथ नहीं है, एज ए नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब होगा कि हम लोगों को मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करने के लिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करने के लिए, ठीक है ना, एक नेचुरल सी बात है, जब हमको बनाने वाली वैल्यू बड़ी चाहिए तो हम लोग क्या पता करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करेंगे, है ना। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम अपॉन जी करते हैं। कोई दिक्कत, बोलो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, और उसके बाद अच्छे से नोट्स में लिख लेना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ गिवन क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि m लेस देन जी है, m लेस देन जी है, तो अगर m लेस देन जी है यानी कि हम लोग बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं। जैसे भी मैंने 8 से 2 पे जा रहे थे, तो 8 में गिवन था और मेक में 2 बनाना था, राइट। तो m यहाँ पे लेस देन g है। अब अगर m लेस देन g है, इसका मतलब है कि हम लोगों को बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है, राइट। और जब भी हम लोग बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए डिवाइडिंग फैक्टर। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था और यहाँ पे डिवाइडिंग फैक्टर या डिवीजन फैक्टर, कुछ भी कह लो, डिवाइडिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या पता करना है, डिवाइडिंग फैक्टर। तो अब डिवाइडिंग फैक्टर के लिए, डिवाइडिंग फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जो हम m बाई जी करते थे वो यहाँ पे g बाई एम करेंगे, ठीक है ना। मैं थोड़ा फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूँ, वो यहाँ पे g बाई एम करेंगे, ठीक है। मान लो कोई एक डिवाइडिंग फैक्टर आ गया k, कोई भी एक डिवाइडिंग फैक्टर k आ गया, तो इसी k से जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन में उसका एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो इसी k से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी केस से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स इसमें, बोलिए, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 48 अपन को मिला, ठीक। अब 48 जो हमारा है गिवन, इस केस में m लेस देन जी है कि नहीं, 48 से कहाँ जाना है, 4 पे जाना है। क्योंकि m लेस देन जी है, तुम लोग क्या करेंगे, g बाई एम करेंगे। बोलिए स्टूडेंट्स, g बाई एम करेंगे, g बाई एम, और जैसे हम लोग g बाई एम करेंगे तो आ जाएगा 48/4, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। कितना आ गया, 12 आ गया। और इसी 12 से डिवाइड कर देंगे, -36 डिवाइडेड बाई 12 और 48 डिवाइडेड बाई 12, जो उसकी फर्दर वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -36 नहीं सॉरी -3 अपॉन +4, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई स्टूडेंट समझने में, आई होप कि बहुत दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की, तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, मेक और गिवन। गिवन क्या है, -45। तो माइनस से मतलब नहीं है, वैल्यू जो है वो बड़ी है कि नहीं है, एज अ नंबर बड़ी है। और डिनोमिनेटर क्या है, 5, जो जो बनाना है यानी मेक करना है। तो ये समझ में आया कि जो मेक वाला जी वाले से, गिवन वाले से छोटा है। और अगर छोटा है तो प्रोसेस क्या है, जी बाई एम, डिवीजन फैक्टर निकालने का। तो स्टूडेंट्स जी बाई एम क्या आ जाएगा, -45 अपॉन 5, कितना आ गया, -9, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, नहीं ना। तो अब बस इसी -9 से डिवाइड कर देना है, इसी -9 से डिवाइड कर देना है। तो आंसर क्या गया, -3/5, ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना स्टूडेंट्स। चलो, यहाँ तक जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये देखो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है रैशनल नंबर, ये आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। अभी आप 7th में पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद 8th में पढ़ोगे, फिर 9th में पढ़ोगे। सो इसको प्लीज़ सिंसियरली थोड़ा सा पढ़ो। ये जो पार्ट है ना, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि
ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो आप जानते हो क्या होती है, a number that can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है डेफिनेशन में। A rational number p by q is said to be in standard form if q is positive and p and q have no common divisor other than 1। पहली बात की ये है कि इसको हमको डिनोमिनेटर, q मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हैज़ टू बी पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा था ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। तो डिनोमिनेटर हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, यानी प्योर तरीके से वो कैंसल्ड होना चाहिए। कैसे कहने का मतलब है, देखो जैसे एक नंबर है -16/24, या भी माइनस हटा दो, ठीक है, माइनस की भी ज़रूरत नहीं है, पहले बेसिक समझो। तो -16/24 को जब हमने कैंसिल किया तो क्या आ गया, 8 2 16 और 8 3 24। अब जो है ये कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है दोनों में, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन में ही लिखना होता है। सेकेंड चीज़ क्या है, मान लो कि यहाँ पे अगर जो मैंने लिखा वो +16/-24 होता, तो अब क्या करते, तो सबसे पहले इसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते। सबसे पहले हम लोग क्या करते, इसको -1 से मल्टीप्लाई करते, तो ये निकल के आया -16/+24। हियर वी गेट द डिनोमिनेटर एज पॉजिटिव, यानी q की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब हम लोग उसको कैंसिल करते हैं, 8 3 24 और 8 2 16, माइनस तो लगाना ही लगाना है। तो जो हेयर दैट यू गेट द फाइनल आंसर एज -2/3, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल हेयर, कि यहाँ तक कोई समस्या किसी को, आई होप कि नहीं होगी। ठीक है, यही प्रोसीजर करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि जिससे आप कैंसिल कर रहे हैं 8, अभी जैसे आपने 8 से किया, तो हाउ कम यू गेट टू नो कि ये 8 ही होगा। तो देखो बच्चों, 8 एक्चुअली में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। 8 क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो हमने लिखा 24 और 16, तो स्टूडेंट्स 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 2। तो अब मुझे बताओ कि वो कौन सी वैल्यू है जो बड़ी से बड़ी है, हाईएस्ट है, बड़ी से बड़ी मीन्स हाईएस्ट, दोनों में कॉमन है और एज अ फैक्टर है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन कौन सी जो सबसे बड़ी है, तो आप कहोगे सर कॉमन में तो केवल 8 8 ही कॉमन है ना, कॉमन वैल्यू में 8 8 ही तो कॉमन है, खाली 2 और 3 तो कॉमन है नहीं दोनों में। इसी वजह से 8 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये मेथड आप लोगों को फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को ये लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि देखो जब बच्चों बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो फिर अब इस मेथड से नहीं कर पाओगे, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर ले जाओगे। लॉन्ग डिवीजन यही मेथड कैसे अप्लाई होगा, 24 और 16 में देखो कैसे, 16 1 16, रिमाइंडर 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद 16 को यहाँ पे कैरी करते हैं, यहाँ का जो पुराना डिवाइजर होता है वो नया क्वोशंट, वो नया डिविडेंड बन जाता है। पुराना डिवाइजर 16 है, वो क्या बन गया यहाँ पे, डिविडेंड बन गया, ठीक है। तो 8 2 16, जिस वैल्यू पे जिस डिवाइज़र पे हमारा ये जो डिवीजन प्रोसेस है वो रिमाइंडर 0 ला के दे दे, जिस डिवाइज़र पे, फिर से समझना बात को, जिस डिवाइज़र पे, डिवाइज़र क्या है 8 है, जिस डिवाइज़र पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए गिवन डिवीजन प्रोसेस का, ठीक है, तो वो डिवाइज़र क्या कहलाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है 21/35, तो 21/35 में देखो ये मेथड चला आ रहा है ना, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे देखो चली आ रही है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होने के बाद जो हाईएस्ट HCF आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, राइट। तो 21 एंड 35 का जो HCF है वो 7 है, और इसीलिए हमने क्या किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमको वैल्यू छोटी करनी होती, कैंसिल करना हो तो 7 से डिवाइड कर देंगे,
तो 21/7 एंड 35/7 को देखो यहाँ डिवाइड किया गया है, वैल्यू आ गई 3/5। तो ये बता रहा है कि देखो 21/35 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, 3/5। सो इसी तरीके से आप जो है इसका सेकंड पार्ट जो -32/40 है उसका भी वो कर लोगे स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल 9 का भी सेम चीज़ है, स्टैंडर्ड फॉर्म 22/-55 है, -36/-45 है। बस थोड़ा सा देखो डिफरेंस ये है कि पहले यहाँ पे क्या किया है कि पहले डिनोमिनेटर से नेगेटिव हटाया, तो सबसे पहले इसने क्या माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई, पहले -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, -22/55। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 55/22 हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट आ जाए कि सर क्वेश्चन में तो 22/55 है, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो 55/22 का डिवीजन हो रहा है ना स्टूडेंट्स। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो पीछे भी ये चीज़ दिखेगा, -32/40 है और डिवीजन हो रहा है 40 पर -32 में। तो देखो बच्चों, जब भी डिवीजन होता है HCF फाइंड करने के लिए, तो जो भी बड़ा नंबर है whatever the bigger value is that will be the dividend, और जो स्मॉलर वैल्यू है that will be the quotient। तो अब वो जब आप बताओ, अच्छा 22 और 55 में से बड़ा क्या है, 55 है तो 55 इसलिए अंदर रखे हैं, और 22 छोटा है तो 22 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ इसमें भी था 42 और 32 वाले में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये डिवीजन प्रोसेस को करने के बाद हमारा क्या क्वेश्चन आया, 11 वो क्वेश्चन है, सॉरी डिवीजर आया 11 वो डिवीजर है जिसपे कि हमारा रिमाइंडर 0 मिला, तो 11 ही क्या हो जाएगा इसका डिवाइडिंग फैक्टर या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF क्या आ गया 11। अब हमने क्या किया, -22 को डिवाइड किया 11 से एंड 52 को भी डिवाइड किया 11 से, आंसर आया -2/5। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नाउ मूविंग अगेन फॉरवर्ड अ बिट, सेम चीज़ है -36/-45 में, तो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन हटाया, यानी डिनोमिनेटर में से नेगेटिव हटाया, पॉजिटिव किया। फिर उसके बाद 36 और 45 में से बड़ा क्या है 45, तो 45 को एज अ डिविडेंड रखा है इसमें, और 36 को एज अ डिवाइजर रखा है, और डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी कोई समस्या है, नहीं है ना। चलो देखो, मैं बात कर रहा था अभी ना तुम लोगों से कि देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस विल बी हेल्पफुल। नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल, -247/228। अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर करने लोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल, लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, थोड़ी सी रिलीफ की बात है, कि ये जो डिवीजन करके आप इसका फैक्टर निकाल रहे हो, HCF निकाल रहे हो या कैंसिल कर रहे हो, बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हो, कैंसिल ही तो कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है -22/55 से -2/5 आना है, ये तो कैंसिलेशन ही कर रहे हैं। तो अगर ये कैंसिलेशन आप ओरली कर सकते हो बिना किसी HCF के, तो बिल्कुल करो। कैसे कर सकते हो मैं सिखा देता हूँ। जैसे 22/55 है तो आपको देख के ही लग रहा है कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 के टेबल में 22 भी आता है और 11 के टेबल में 55 भी आता है। तो आपने क्या करना है कि 11 2 ज़ा 22 और 11 5 ज़ा 55 कर दोगे। अच्छा, इसी के जगह पे मान लो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा कुछ होता 20 नहीं 20 नहीं 44 अपॉन 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 44 अपॉन 5 4 ज़ा 20, हाँ 220, ठीक 44/220, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फिर से लगेगा सर ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है कुछ ना कुछ, भाई 11 के टेबल में 44 भी आता है, 11 के टेबल में 22 भी आता है, तो 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22 और एक 0, ठीक। फिर ये 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। सो आपको जो वैल्यू हो क्या आ गई 1/5। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। चलो, ऐसे भी डिवीजन करके अपना काम कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में नहीं जाना है तो। एनीवेज, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से करने के बाद जो हमारा यहाँ पे HCF आ रहा है वो 19 आ रहा है, और इसी 19 से हमें यहाँ पे डिवीजन करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, जिससे हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा -13.12।
ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स? नहीं। अब देखो जो प्रॉपर्टी थर्ड है, अच्छा हाँ एक चीज़ ये भी है कि प्रॉपर्टी थोड़ा सा स्टूडेंट्स लिख लेना, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टीज़ अभी इसमें हुई हैं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर लेना अपने फेयर कॉपी में, ताकि थोड़ा कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा। जैसे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी वन है, प्रॉपर्टी वन मल्टीप्लाई वाला था, प्रॉपर्टी टू डिवाइड वाला था। जो प्रॉपर्टी थ्री आ रही है आप लोग के सामने वो क्या है, कहता है फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए बाई बी एंड सी बाई डी वी हैव ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी बाई डी इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स इफ ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। बात समझना थोड़ा सा क्या कहने का है कि दो रैशनल नंबर है ए बाई बी और दूसरा नंबर है सी बाई डी। अगर ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, क्या है, इक्वल होंगे तो एक ही जैसे दिखेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं तो इसका एक वैलिड प्रूफ होगा। वैलिड प्रूफ क्या है कि इक्विवेलेंट अगर होता है तो जो साइन लगता है स्टूडेंट्स वो कौन सा लगता है साइन बीच में, बताओ। जो साइन लगता है वो साइन क्या लगता है, आप कहोगे सर साइन तो इक्वल का साइन लगता है, ठीक है ना। अगर इक्विवेलेंट होता है तो मैंने कहा इफ इक्वल, अगर ये चीज़ इक्वल है लेट्स से, तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी पहले रैशनल का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रैशनल के डिनोमिनेटर से, ठीक है। पहले रैशनल का के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रैशनल के डिनोमिनेटर से, और पहले रैशनल का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रैशनल के न्यूमरेटर से। इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला वाला जो है n1 अपॉन d1 कर देते हैं और इक्वल टू n2 अपॉन d2 कर लेते हैं। तो जब हमने इसमें वो लगाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सो व्हाट वी गेट n1 d2 इज इक्वल टू n2 d1, n1 d2 इज इक्वल टू n2 d1, ठीक, n1 d2 इज इक्वल टू n2 d1। अब देखो क्या है कहने का मतलब इसके, अभी तो ये खाली जनरल फॉर्म बता रहा था मैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 2/5 एक रैशनल नंबर है, तो अगर हमको इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो अगर इसको हम लोग लेट से मल्टीप्लाई कर दिए 7 से, गिवन हमने जो लेट किया जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो 2/5 है, ठीक है ना। तो अगर हमको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 14/35 आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बोलिए, ये दो फ्रैक्शन अभी अपने माइंड में याद रखना, ठीक है ना। कौन कौन सा फ्रैक्शन था, 2/5 और इसी का इक्विवेलेंट क्या है 14/35, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, जो कि है अभी आपके सामने मैंने प्रूफ किया, मतलब आपके सामने मैंने निकाला है भाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा। तो ये एक रूल फॉलो करता है वो n1 d2 इक्वल टू d2 n1। यहाँ पे ये n1 हो गया 2 और ये d1 हो गया, सॉरी d2 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 35 से और इस 14 का मल्टीप्लाई किया हमने 5 से। सो जो हमें फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसको LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट में जो होता है उसको RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। 70 इज इक्वल टू 14 5 70। सो बच्चों क्या डू यू गेट द सेम वैल्यू 70 इज इक्वल टू 70? सो यस सर बिल्कुल, वी गेट द सेम वैल्यू, वी गेट द सेम वैल्यू, इज इट। चलो, तो सेम चीज़ है रैशनल नंबर पता करने वाला, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करने वाला, कि अगर ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है तो इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से, तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स डिक्टो सेम हुआ यहाँ पे, जब हमें प्रूफ करना था, ये पहले ये तो प्रॉपर्टी नोट कर लेना, इसको भूलना मत, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट्स सी -15/18 है एंड 5/-6 है, तो जब हमने यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई किया तो -15 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे और 18 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, राइट। तो -15 इंटू -6 गिव्स 90 एंड 18 इंटू 5 गिव्स 90, ठीक है। सो ओवरऑल आपको क्या मिला यहाँ पे,
आपको यहाँ पे क्या मिला बच्चों, आपको मिला 18 अपॉन दोनों इक्वल मिला, सॉरी यहाँ पे क्या मिला, दो का दोनों वैल्यू इक्वल मिला। बोलिए मिला कि नहीं मिला? ठीक है, और जब इक्वल वैल्यू मिल गया यानी कि बोथ ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बोलिए। अच्छा, इसको कैंसिल करके भी कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रोसीजर इसको सीखना बहुत ज़रूरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को फॉलो करो। ठीक। कहता फाइंड एक्स सच दैट -3/8 एंड एक्स बाई -24 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कौन कौन सा, -3/8 एंड एक्स बाई -24, अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू -24 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा x इंटू 8 इंटू एक्स के। कोई दिक्कत? तो 24 3 कितना होता है, 72। 72 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। और इसको हम लोग अगर x फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 72/8, दैट फाइनली गिव्स 9। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। सो स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो कि बड़े ही क्रूशियल थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब 40 मिनट्स से ऊपर का लेक्चर हो चुका है तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब आज ही देख लोगे और आज ही तुरंत होमवर्क भेज दोगे। आई अंडरस्टैंड योर सर्कमस्टांसेस। सो टुडे इज थर्सडे, ओके। आई वॉन्ट योर होमवर्क टू बी सबमिटेड मैक्स टू मैक्स बाय संडे। और होमवर्क क्या है, कंप्लीट एक्सरसाइज 4A। ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा, बिकॉज मैंने एक एक एग्जाम्पल को बहुत ही डिटेल में समझाया है। इसीलिए मैं आपको एक सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ वर्क कंप्लीट करने के लिए। यू हैव टुडे, दैट इज सैटरडे, आज का फुल डे है, देन फ्राइडे है, देन सैटरडे, देन संडे है। संडे को आप मेरे को आफ्टरनून तक भेज देना या इवनिंग तक भी सेंड कर देना, ताकि फिर मुझे चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर द डे।